हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अच्छे बात कर रहा हूँ। मैं आज कुछ नई बात कहने के लिए आया हूँ। स्टोरी में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे अब से। बस ओनली नाम नाम चेंज हो रहे हैं। बाकी पहले जैसी स्टोरी अब नहीं आएगी, बीच बीच में एडिट नहीं किया जाएगा। ओनली कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगे। उनकी सारी ऊर्जा उनके रक्त में समाहित है। उनके रक्त में मौजूद दुष्ट ऊर्जा का उपयोग प्रतिशोधी आत्माओं और भूतों की आत्माओं के सामंजस्य को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है और उनके ताजे रक्त को संघनित करके एक छोटी सी औषधि गोली ऊर्जा और रक्त की गोली बनाई जा सकती है। यह औषधि गोली शक्ति बढ़ाती है और लोगों की परवाह नहीं करती। इसका वास्तविक प्रभाव स्वर्ग विरोधी कहा जा सकता है। कुछ समय बाद आर्यन के हाथ में एक लाल रंग की औषधीय गोली प्रकट हुई। यह औषधीय गोली आकार में एक लाल सेन के बराबर थी, लेकिन इसमें उमड़ता हुआ और खून था। राधा ने एक नजर डाली और उसका दिल कांप उठा। यह औषधीय गोली शारीरिक शक्ति को लगभग 300 किलोग्राम तक बढ़ा सकती है। यदि किसी भी मनुष्य को दी जाए तो मार्शल आर्टिस्ट बनकर वे बलवान, महान सेनापति और असाधारण शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बेशक एक औषधि की गोली को कोई बहुत महत्व नहीं देता, लेकिन एक सिद्ध साधक के लिए सेवन की सीमा 10 औषधि की गोलियां हैं। 3000 किलोग्राम की शक्ति के अतिरिक्त भार के साथ उनका मार्शल कौशल निपुण होगा और वे इतने शक्तिशाली और फुर्तीले होंगे कि साधारण जन्मजात साधकों को भी सिरदर्द दे देंगे। यही औषधीय गोली जन्मजात साधकों को भी दी जा सकती है, जिसका प्रभाव समान होता है, लेकिन वे लगातार 100 गोलियां ले सकते हैं। 30,000 किलोग्राम की शारीरिक शक्ति शक्ति शोधन साधकों के दुर्बल शरीर की कमजोरी को दूर कर सकती है। उस समय जैसे ही वे कोई हरकत करेंगे, उनकी ऊर्जा और रक्त में प्रचंडता उत्पन्न होगी, जिससे हवा और बादल कांप उठेंगे और स्वर्ग पृथ्वी लोक के विशेषज्ञ भी उनसे 3 गुना भयभीत हो जाएंगे। आर्यन ने इस औषधीय गोली के प्रभावों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से समझाया। राधा का हृदय उथल-पुथल में था। यह औषधीय गोली पूरी मानव जाति की निम्नस्तरीय युद्ध शक्ति की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकती थी। एक बार यह व्यापक रूप से फैल जाए तो पूरी मानव जाति समृद्ध होगी और कबीले की ताकत में एक पायदान की वृद्धि होगी। तो फिर ऐसी औषधीय गोली बनाने के लिए आपको कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी? यदि ब्लड ईगल कबीले के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक हो या उनका स्तर बहुत ऊंचा हो तो लाभ से अधिक हानि होगी। राधा ने लागत संबंधी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सटीक गणना की। एक प्रथम स्तरीय सहज ब्लड ईगल कबीले का सदस्य लगभग 5 ऐसी औषधीय गोलियां बना सकता है। आर्यन ने एक प्रारंभिक अनुमान लगाया। बेशक ये उसकी अपनी उपज थी। यदि अन्य रसायनज्ञ उसकी तरह सटीक आत्मा हेरफेर की क्षमता के बिना औषधीय गोलियां बना रहे होते तो अंतिम दक्षता शायद बहुत कम हो जाती। प्रथम स्तर का सहज ज्ञान ब्लड ईगल कबीले का सदस्य केवल 3 ऐसी औषधीय गोलियां ही बना सका। एक प्रथम स्तर का जन्मजात रक्त चील 5 ऊर्जा और रक्त की गोलियां बना सकता है। अद्भुत अद्भुत। ऐसी क्षमता के साथ बिना किसी साधना के भी हजारों परिवार उसे पाना चाहेंगे। किस परिवार के साधक बुनियादी प्रशिक्षण से शुरुआत नहीं करते? यदि नींव अच्छी तरह रखी जाए तो साधना का भविष्य का मार्ग बहुत व्यापक होगा। अब रक्तचील वंश को लगातार मारते हुए इन ऊर्जा और रक्त की गोलियों को परिष्कृत करें। उस समय हम बड़ी संख्या में अर्जित और जन्मजात साधकों का निर्माण कर सकते हैं जो आसानी से अपने स्तर से ऊपर लड़ सकते हैं, जिससे मानव जाति की निम्नस्तरीय युद्ध शक्ति समृद्ध होगी। राधा बेहद उत्साहित थी।
वह जानता था कि अमर लोक में रहने वाली मानव जाति का चारों समुद्रों से आने वाली अन्य विदेशी जातियों से लड़ना एक चट्टान पर अंडा मारने जैसा था, जो हर तरह से खतरों से भरा और नुकसानदेह था। लेकिन एक बार आर्यन की औषधीय गोलियां व्यापक रूप से फैल जाने के बाद निम्न स्तरीय युद्ध शक्ति में मानव जाति की कमी मौलिक रूप से दूर हो जाएगी। उस समय युद्ध के नियम थे: सैनिक बनाम सैनिक, सेनापति बनाम सेनापति, अर्जित बनाम अर्जित, जन्मजात बनाम जन्मजात। अपनी सीमा से ऊपर जाकर हत्या करना खेल के नियमों का उल्लंघन करने जैसा था। चुपचाप रहना ठीक था, लेकिन एक बार पकड़े जाने पर तुरंत ही अंतहीन पीछा किया जाता और मैदान से बाहर कर दिया जाता। अच्छा। आर्यन राधा से सहमत हो गया और फिर दोनों ने गुफा के प्रवेश द्वार को खोजने की जल्दी न करते हुए मिलकर काम किया। इसके बजाय उन्होंने निर्दयतापूर्वक बाहर मौजूद ब्लड ईगल कबीले के विशेषज्ञों को मार डाला। ब्लड ईगल कबीले के जंगल के विशेषज्ञ सबसे बाहरी परिधि पर थे। वे आम तौर पर स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र में थे और यहाँ तक कि साधना दुर्लभ थी, क्योंकि असली विशेषज्ञ तो पहले ही गुफाओं में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि यह रहस्यमय क्षेत्र विभिन्न संरचनाओं और विचित्र हवा और पानी से भरा हुआ था। हालांकि किसी ने भी उन्हें सक्रिय नहीं किया और उनमें से अधिकांश निष्क्रिय अवस्था में थे, जिनमें कोई घातक क्षमता नहीं थी। स्वर्ग और पृथ्वी लोक के रक्तबाज आर्यन और राधा के समक्ष मिट्टी के मुर्गों और कुत्तों के समान थे, वध के लिए तैयार मेमनों के समान, जो प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थे। संयोगवश समुद्र में मिलने वाले सभी जीवों का भी उन्होंने सीधे वध कर दिया। कुछ जीव आर्यन के भोजन का हिस्सा बन गए, जबकि अन्य को राधा ने ऊर्जा पुनः प्राप्त करने और शक्ति बहाल करने के लिए सीधे खा लिया। महज आधे घंटे में राधा का भौतिक शरीर पहले ही पहुंच चुका था और साथ ही उसका रक्त स्तर लगातार बढ़ता गया और वह गहन श्रेणी 2 के स्तर तक पहुंच गया। उसके द्वारा प्रदर्शित मार्शल कौशल और भी अधिक उत्कृष्ट और आकर्षक होता गया, इतना कि राधा धीरे धीरे उस भौतिक शरीर से प्रेम करने लगी जिसे उसने वश में कर लिया था। अगर मुझे इस शरीर का उपयोग करके मार्शल आर्ट सीखने के लिए और 10 साल मिल जाते तो मैं संत स्तर की मार्शल आर्ट भी सीख सकता था। दुर्भाग्य से समय किसी का इंतजार नहीं करता और मैं केवल संप्रदाय प्रमुख स्तर की मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हुए ही उनका सामना कर सकता हूँ। राधा मन ही मन सोचती थी कि यह बहुत दुख की बात है। इसी क्षण उन दोनों को एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर घोर अंधेरा था और यिन ऊर्जा से भरी हवा के झोंके अंदर से गरज रहे थे। गहन यिन वायु, इसमें गहन यिन ऊर्जा, मृत्यु समाहित है, ऊर्जा, संक्षारक ऊर्जा और अन्य नकारात्मक ऊर्जाएं। यदि कोई साधारण मनुष्य इसमें प्रवेश कर जाए तो वह कुछ ही समय में सफेद हड्डियों के ढेर में परिवर्तित होकर पूर्णतः मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली प्राणियों को भी प्रवेश करने पर प्रतिरोध करने के लिए शक्ति का उपभोग करना पड़ता है, और इस प्रवृत्ति के अनुसार जितना गहरा जाया जाए, ऊर्जा की सांद्रता उतनी ही अधिक होती जाती है। संसाधनों की खपत भी भयावह है। राधा को अपने पिछले जीवन में अन्वेषण का भरपूर अनुभव था और गुफा में प्रवेश करने से पहले ही उसने उसका तेजी से विश्लेषण करना शुरू कर दिया था। यह आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? आपका असली रूप एक प्रतिशोधी आत्मा का है और प्रेत बाधा के बाद भी आप इन शक्तियों से नहीं डरेंगे। आर्यन ने राधा की ओर देखा। राधा ने सिर हिलाते हुए कहा, यद्यपि तुम भूतों के दूत हो, फिर भी भूतों और देवताओं के मार्ग का तुम्हारा ज्ञान अभी पूर्ण नहीं है। यद्यपि प्रतिशोधी आत्माएं यिन जगत से संबंधित हैं, फिर भी वे मृत्यु से नहीं डरती। ऊर्जा तो है, लेकिन संक्षारक ऊर्जा और गहन यिन ऊर्जा हमें बहुत हानि पहुंचा सकती हैं। विशेष रूप से गहन यिन ऊर्जा, यदि यह किसी साधारण आत्मा पर पड़े तो वह तुरंत ही नष्ट हो जाएगी, कुछ भी शेष नहीं छोड़ेगी।
इस प्रकार की ऊर्जा प्रतिशोधी आत्माओं के लिए अभिशाप है। साधारण प्रतिशोधी आत्माएं इसका सामना नहीं कर सकती। तो चलिए बारी बारी से ऊर्जा का प्रतिरोध करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम पुनरुत्थान वेदी तक पहुंचने से पहले अपनी चरम अवस्था को बनाए रख सकें। आर्यन ने पहल करते हुए 2 उंगलियों से एक ताबीज निकाला। ताबीज जलने लगा और उसके सामने लाल रंग की अग्नि ढाल की एक परत खड़ी हो गई। इस अग्नि कवच की सतह पर भयंकर ज्वालाएं जल रही थीं। चाहे यिन ऊर्जा से भरी हवा कितनी भी तेज चले, वह भीतर की ज्वाला को बुझा नहीं सकती। आर्यन और राधा फायर शील्ड के साथ आगे बढ़ते हुए लगभग 100 मीटर की दूरी तय की। फिर उन्हें एक पत्थर का कक्ष मिला। वह कक्ष खाली था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन आर्यन वहीं रुक गया, अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को मुक्त करते हुए। आर्यन, तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? राधा ने माथे पर शिकन डाली। यह कितनी उदास और अजीब जगह है। यहाँ एक पल भी और रुकना उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इस जगह पर मुझे एक अवर्णनीय परिचित अनुभूति हो रही है। आप इसे ध्यान से चखें, क्या इसमें कुछ अलग है? राधा ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कीं और आर्यन के शब्दों के अनुसार समझने की कोशिश करने लगी। लेकिन काफी देर तक महसूस करने के बाद भी उन्हें कोई असामान्य अनुभव नहीं हुआ। आर्यन, क्या ये तुम्हारा वहम है? मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। मैं कहता हूं, हमें जल्दी चलना चाहिए। ब्लड ईगल कबीले को पहले ही मारना बहुत समय बर्बाद कर चुका है। हमें समुद्री जीवों या ब्लड ईगल कबीले को वहां पहले पहुंचने और वेदी पर कब्जा करने नहीं देना चाहिए। बस यही है, यही एहसास है। आर्यन अचानक बोला। शून्य लोक में यिन और यांग की एक धारा बहती है। ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित हुई, आर्यन के भौतिक शरीर को पवित्र करते हुए। दाओ यिन और यांग को विभाजित करता है। यिन में यांग है और यांग में यिन। यिन को धारण करते हुए और यांग को अपनाते हुए परम सत्ता का सामंजस्य स्थापित होता है। आर्यन को अचानक एक स्पष्ट एहसास हुआ। उसने अपने हाथों को इस तरह से जोड़ा जैसे वह कोई गेंद पकड़े हुए हो, मानो उसे नीचे की ओर दबा रहा हो। शून्य लोक की लहरों की परतें फैलती जाती हैं। आसपास की ठंडी ऊर्जा पल भर में बिखर गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। यिन और यांग रूपांतरित होकर शुद्ध और सामंजस्यपूर्ण हो गए। ये ऊर्जाएं, जो मूल रूप से आत्मा और भौतिक शरीर को नुकसान पहुंचाती थीं, परम सत्ता द्वारा सामंजस्य स्थापित किए जाने के बाद भौतिक शरीर के लिए लाभकारी पूरक बन गईं। आर्यन के शरीर के भीतर की सच्ची ऊर्जा एक एक रेशे को जोड़कर एक भव्य परम डिस्क के आकार में परिवर्तित हो गई। जिंदगी सच्ची ऊर्जा और मृत्यु सच्ची ऊर्जा, आत्मा के सामंजस्य के अंतर्गत सच्ची ऊर्जा एक में विलीन हो गई और उनकी गुणवत्ता में ज्यामितीय वृद्धि देखी गई। आर्यन के मन में अचानक छोटे छोटे लोगों की आकृतियां प्रकट हुई, जो मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे और परम साधना तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। महान परम सच्ची ऊर्जा यिन और यांग को परिष्कृत करती हुई, गहन रहस्यों को विकसित करती हुई। जब आर्यन को परम ऊर्जा प्राप्त हुई तो वह स्वयं भी बेहद आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। परम शक्ति का संगम, यिन और यांग की एकता, इसका अर्थ यह था कि उनकी सच्ची ऊर्जा की गुणवत्ता एक और स्तर तक बढ़ गई थी। पहले यदि उनकी सच्ची ऊर्जा सूती धागे जैसी थी, तो अब उनकी सच्ची ऊर्जा लोहे के तार जैसी हो गई है। चाहे कितने ही सूती धागे एक साथ जोड़ दिए जाएं, उनकी गुणवत्ता लोहे के तार जितनी अच्छी नहीं होगी। मूलतः आर्यन ने अमर शास्त्र का अभ्यास किया था और उनकी सच्ची ऊर्जा की गुणवत्ता उसी क्षेत्र के अन्य अभ्यासकर्ताओं से कहीं अधिक थी। स्वर्ग और पृथ्वी लोक में उनकी सच्ची ऊर्जा का गुण लगभग एक संप्रदाय गुरु स्तर की सच्ची ऊर्जा के गुण के बराबर था।
अब उनका जीवन और मृत्यु सच्ची ऊर्जा परम शक्ति में संघनित हो गई और इसमें आत्मा की शक्ति भी समाहित थी, इसलिए इसकी गुणवत्ता संत स्तर के बराबर थी। सेक्ट मास्टर स्तर के साथ सच्ची ऊर्जा गुणवत्ता के मामले में आर्यन एक पवित्र कलाकृति की शक्ति को मुश्किल से ही जुटा पाता था, लेकिन अब उसकी क्षमता में अभूतपूर्व सुधार हुआ था और वह एक नए स्तर पर पहुंच गया था। वह आसानी से पवित्र कलाकृतियों को जुटा सकता था, उनकी गुणवत्ता में कोई समस्या नहीं थी, केवल मात्रा में कमी थी। और ग्रैंड अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स के वे सेट कुल मिलाकर 108 सेट, जिनमें से सभी बुनियादी मार्शल आर्ट थे, जटिल नहीं, लेकिन सच्ची ऊर्जा को समझकर कोई निश्चित रूप से यिन और यांग के सिद्धांतों को समझ सकता था। साधना के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनूठी अंतर्दृष्टि होगी। शायद यही मार्शल आर्ट इस पत्थर के कक्ष में निहित सच्चा सार है। यह दिव्य पूज्य की विरासत है। यहां से जाने के बाद मुझे इन मार्शल आर्टों को फैलाने का अवसर मिलेगा ताकि अमर जगत में दिव्य पूज्य की विरासत नष्ट न हो। आर्यन की आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई और उसकी ऊर्जा शांत हो गई। उसे पहले जैसा ही महसूस हो रहा था, कोई खास बदलाव नहीं। लेकिन आर्यन की ओर से राधा ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि आर्यन की ऊर्जा में पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग भावना थी। अगर वह पहले भेड़ था तो अब वह एक जवान बाघ बन गया था। यह जीवन के सार में एक अंतर था, जो जीवन में एक छलांग के बराबर था, एक बाढ़ के अजगर का अजगर में बदलना। आर्यन, तुम्हारा भाग्य कितना उत्तम है। तुम सचमुच यहाँ दिव्य पूज्य की विरासत प्राप्त कर सकते हो। यह विरासत केवल तुम्हारे लिए ही प्रतीत होती है, अन्य लोग इसे प्राप्त नहीं कर सकते। क्या यह संभव है कि तुम नेति के पुत्र हो, इस युग के केंद्र बिंदु बनने और मानवता को बचाने के लिए नियत हो? राधा ने आर्यन को जलती हुई निगाहों से देखा, मानो उसने कोई बड़ा रहस्य खोज लिया हो। आर्यन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वही भाग्य का पुत्र बनूंगा जिसकी तुम कल्पना करते हो? राधा ने आर्यन को बार बार गौर से देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं ऊर्जा को देखने की कला समझती हूँ। सभी महान भाग्यशाली लोगों के सिर पर बैंगनी प्रकाश होता है जो दुनिया को रोशन करता है। लेकिन आपके सिर के ऊपर एक हल्का लाल प्रकाश है जो एक साधारण मनुष्य से थोड़ा अधिक तीव्र है, लेकिन फिर भी यह आकाश को रोशन करने वाले बैंगनी प्रकाश से 1,08,000 मील दूर है। राधा को भी लगा कि उसका अनुमान थोड़ा हास्यास्पद था और फिर उसने खुद ही इसका खंडन कर दिया। दोनों ने पत्थर के कक्ष को छोड़ दिया और आगे बढ़ते रहे, जहां यिन ऊर्जा से भरी हवा और भी तेज हो गई। हालांकि आर्यन ने परम शक्ति और बागुआ का अभ्यास किया, जिससे यिन ऊर्जा सीधे स्वर्ग और पृथ्वी की ओरिजिन ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जिसने उनके भौतिक शरीर को पोषण दिया। इससे न केवल कोई हानि नहीं हुई, बल्कि उनके भौतिक शरीर को निरंतर मजबूती मिली, जिससे उनकी जीवन शक्ति और भी तीव्र हो गई। वे पहाड़ की गुफा में लगभग 500 मीटर अंदर तक गए। अंततः उनका सामना लोगों के पहले समूह से हुआ। यह एक प्राचीन महल था जो धरती के नीचे सोया हुआ था। महल के अंदर 9 पत्थर की दीवारें थीं और प्रत्येक पत्थर की दीवार पर अविश्वसनीय रूप से प्राचीन पत्थर की नक्काशी थी। इन पत्थर की नक्काशी में लिखे गए सभी लेख अज्ञात थे। ये लेख सरल और सादे थे, जिनमें कुछ भी असाधारण नहीं था। लेकिन पत्थर की नक्काशी के सामने सैकड़ों लोग बैठे हुए थे। इनमें ब्लड ईगल क्लैन, ओशन क्रीचर्स और कुछ अज्ञात जनजातियां शामिल थीं। हम यहाँ इतने सारे लोग कैसे आ गए? यह तय हुआ था कि इस खजाने की खुदाई के बाद इसे हम सब आपस में बांट लेंगे। एक समुद्री जीव ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी त्वचा नीली थी और उसका पूरा रूप रंग एक साधारण मनुष्य से भिन्न नहीं था।
वह 1 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबा था। उसके कंधों पर लंबे नीले बाल बिखरे हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें मोहक चमक से भरी हुई थीं। समुद्री देवता वंश। जब राधा ने इस भव्य व्यक्ति को देखा तो वह सतर्कता की भावना से खुद को रोक नहीं पाई। सागर देव कुल की वंश परंपरा असाधारण थी। कहा जाता था कि उनके शरीर में दिव्य रक्त का एक अंश समाहित था और जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ती जाती, सागर देव कुल की वंश परंपरा भी उतनी ही समृद्ध होती जाती। अंततः उनके पूरे शरीर में दिव्य रक्त फैल जाता और वे बिना आस्था के भी देवताओं के समान शक्ति प्राप्त कर लेते। जैसे ही यह सागर देवता वंश प्रकट हुआ, उसके पीछे से तुरंत समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज मानो पूरी दुनिया में फैल रही थी, गड़गड़ाहट पैदा कर रही थी और लोगों को बेचैन कर रही थी। यह जगह किसी की नहीं है। हम दोनों बैठने के लिए कोई जगह ढूंढ लेंगे। आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? अगर लड़ाई से बचना संभव था, तब भी आर्यन ने न लड़ने को ही प्राथमिकता दी, क्योंकि एक बार जब वह कोई कदम उठाएगा तो उसकी ताकत अनिवार्य रूप से उजागर हो जाएगी, जिससे दूसरों की सतर्कता बढ़ जाएगी। किसने कहा कि यह जगह किसी की मिल्कियत नहीं है? इस पर पहले से ही हमारे ब्लड ईगल कबीले, ओशन वर्ल्ड के महाशक्तियों और दिग्गजों के महाशक्तियों का कब्जा है। या तो तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना यहीं मर जाओगे। तीसरा कोई विकल्प है ही नहीं। तीसरी परत में एक ब्लड ईगल कबीला बाहर निकला। उसका रवैया और भी घमंडी था। वह इस जगह को पूरी तरह से अपना अड्डा मानता था और उसे दूसरों के रवैये की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस मामले में आपकी कोई राय नहीं चलेगी। ने तीसरी परत में इस ब्लड ईगल कबीले को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसकी वंश परंपरा साधारण थी और उसका क्षेत्र केवल थोड़ा ही ऊंचा था। अपनी मार्शल आर्ट और तकनीकों से वह उसे आसानी से हरा सकता था और मार सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा ऐसा कहने की? ब्लड ईगल कबीले ने राधा को अत्यंत स्तब्ध होकर देखा। इस जगह को उन्होंने पहले ही अपना क्षेत्र घोषित कर दिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अश्वकेतु कबीले के लोग पलटवार करने की हिम्मत करेंगे। क्या वह सचमुच मौत की तलाश में था? राधा को और कुछ कहने में आलस आ रहा था और अचानक ही उसने अपना कदम उठाया। सूर्य और चंद्रमा चमकते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। राधा ने तुरंत एक प्राचीन और शक्तिशाली चाल का प्रयोग किया। जैसे ही उसकी मुट्ठियां बाहर निकलीं, सूर्य और चंद्रमा की मायावी छवियां उसकी मुट्ठियों के चारों ओर मंडराती रहीं। दो विशाल तारों ने भयंकर दबाव डाला, जिसके कारण ब्लड ईगल कबीले का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। अरे नहीं! ब्लड ईगल कबीले को तुरंत एहसास हो गया कि उन पर विपत्ति आ पड़ी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वास्तव में राधा ने उसे एक ही मुक्के से टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसका भौतिक शरीर प्राचीन मिट्टी की गुड़िया की तरह चकनाचूर हो गया, टुकड़ों में बिखर गया, एक ममीकृत शव की तरह जलकर राख हो गया, पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। एक ही मुक्के से मार डाला, अपनी सीमा से ऊपर जाकर हत्या की। बढ़िया तकनीक, बढ़िया साहस। समुद्र देवता वंश के शक्तिशाली व्यक्ति ने बिना मुस्कुराए ही एक मुस्कान बिखेरी। उन्होंने रक्त ईगल वंश की मृत्यु पर शोक नहीं जताया, क्योंकि वे और ब्लड ईगल कबीला मूल रूप से सहयोगी नहीं थे, केवल इसलिए कि उनकी ताकतें बराबर थीं और वे आपसी नुकसान नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दूसरों को प्रवेश करने से रोकने के लिए अस्थायी रूप से गठबंधन बनाया। और ब्लड ईगल कबीले द्वारा सैनिकों और जनरलों का नुकसान उनके लिए बहुत अच्छी खबर थी। अगर उनके सामने खड़े ये दोनों लोग ब्लड ईगल क्लैन के कुछ और शक्तिशाली सदस्यों को मार गिराकर उनकी ताकत को काफी कमजोर कर दें,
तो उनकी ओशन वर्ल्ड सेनाएं तुरंत उन्हें अपने कब्जे में ले सकती हैं और इस महल पर पूरी तरह से कब्जा कर सकती हैं। इस ब्लड ईगल कबीले में नए सदस्यों के लिए कितना दुख की बात है। अन्यथा इन्हें उन्नत स्तर तक निखारा जा सकता था। शक्ति एवं रक्त औषधि गोली। आर्यन अपने चेहरे पर खेद का भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। उनके शब्दों को दबाया या धीमा नहीं किया गया, जिससे ब्लड ईगल कबीले के अन्य सदस्य भी उन्हें सुन सकें। आर्यन की बात सुनकर सब लोग घृणा से दांत पीसने लगे। आखिर यह आदमी क्या कह रहा था? वह तो सीधे सीधे मौत को दावत दे रहा था। उनके ब्लड ईगल कबीले की उच्च वंश परंपरा को देखते हुए उनके ताजा रक्त को कैसे एकत्रित करके औषधीय गोली में परिष्कृत किया जा सकता है। हालांकि पास के समुद्री जीवों की लालची निगाहों को देखकर उनके हत्यारे दिल तुरंत शांत हो गए। जब स्नाइप और क्लैम आपस में लड़ते हैं तो मछुआरे को फायदा होता है। वे नहीं चाहते थे कि समुद्री जीव मछुआरे बन जाएं और अंततः उनके खिलाफ साजिश रचें। क्या मैं आप दोनों नायकों के नाम जान सकता हूं? हमारी जानकारी के अनुसार ब्लड मार्शल क्लैन में आप दोनों का कोई नामो निशान नहीं है। ब्लड ईगल कबीले का एक मार्शल आर्टिस्ट की 5वीं परत से धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी निगाहें उदास थीं, स्पष्ट रूप से आर्यन और राधा के प्रति एक बेहद मजबूत हत्या का इरादा रखती थीं। एक ही दुनिया से आने के बावजूद कबीलों के बीच संबंध हमेशा अच्छे नहीं होते। ब्लड क्षेत्र के भीतर स्थित ब्लड मार्शल क्लैन और ब्लड ईगल क्लैन दोनों ही अपेक्षाकृत साधारण जातीय प्रतिभाओं वाले लेकिन विशाल संख्या वाले कुलों से संबंधित हैं। हितों को लेकर टकराव अपरिहार्य है और हितों के विवादों पर एक दूसरे के कबीले के सदस्यों से लड़ना और उन्हें मार डालना उनके लिए आम बात है। एक के बाद एक घटना से जमा हुई नफरत। इससे दोनों कुलों के बीच गहरी जड़ें जमा चुकी दुश्मनी का समाधान असंभव हो गया। हम ब्लड ईगल क्लैन को हमारे ब्लड मार्शल क्लैन के मामलों के बारे में कैसे पता चल सकता है? अगर हमारे क्लैन की सारी जानकारी आपने खोजी होती तो शायद आपका ब्लड मार्शल क्लैन बहुत पहले ही आपकी योजनाओं के कारण नष्ट हो गया होता। आर्यन की आवाज स्पष्ट थी, जिसमें ब्लड ईगल कबीले के सवालों से जरा भी अपराधबोध नहीं झलक रहा था। हम ब्लड ईगल कबीले के उस विशेषज्ञ ने नाक सिकोड़ी और आगे कुछ नहीं कहा। क्योंकि आर्यन की बात सही थी, ब्लड मार्शल क्लैन के भीतर प्रशिक्षित सभी विशेषज्ञ निश्चित रूप से उनके ब्लड ईगल क्लैन को ज्ञात नहीं होंगे। हालांकि हमारे लिए सहयोग करना असंभव नहीं है। इन 9 पत्थर की शिलाओं में एक असाधारण रहस्य छिपा है। एक बार जब यह रहस्य खुल जाएगा तो हम सभी को एक बड़ा अवसर मिलेगा, और यदि पत्थर की शिलाओं पर छिपा रहस्य नहीं खुला तो हमें अगले पड़ाव तक पहुंचने की भी संभावना नहीं होगी। 2 मीटर से अधिक लंबा, मांसल शरीर वाला, सुनहरे लहराते बालों वाला एक व्यक्ति कंधों पर लिपटा हुआ बाहर निकला। उसकी ऊर्जा और रक्त उसके भीतर धधकती भट्टी की तरह जल रहे थे। आर्यन ने उसे देखते ही पहचान लिया। यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित विशालकाय वंश का सदस्य था। विशालकाय वंश एक प्राचीन और शक्तिशाली वंश है, जिसके सदस्य अमर जगत में भी बिखरे हुए हैं। वे असीम शक्ति के साथ पैदा होते हैं। सबसे निम्न रक्त स्तर वाले दैत्यों में भी गहन श्रेणी का रक्त होता है। वे खा पी सकते हैं, सो सकते हैं और लगातार युद्ध में लगे रहते हैं। वे हिंसक स्वभाव के विशिष्ट प्राणी हैं। वे जहां भी जाते थे ऐसा लगता था मानो टिड्डियों का प्रकोप फैल गया हो। सब कुछ मार डाला, सब कुछ लूट लिया, सब कुछ जला दिया, यहाँ तक कि उस समय प्राचीन पर आक्रमण करने वाले पूर्वी द्वीपवासियों से भी अधिक निर्दयी। आर्यन के मन में विशालकाय कबीले के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। यह विशालकाय कबीला स्पष्ट रूप से अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके पत्थर की शिला पर लिखे रहस्य को उजागर करना चाहता था,
फिर नदी पार करके पुल को ध्वस्त कर देना चाहता था और उन सभी को मारकर अकेले उस रहस्य का आनंद लेना चाहता था। वहां कुल 10 दैत्य मौजूद थे, जिनमें से प्रत्येक अपने से ऊपर का विशेषज्ञ था। मैं यह भी समझ सकता हूं कि आप हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं और फिर हमें चुप कराना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कुछ ईमानदारी दिखानी होगी और कीमत चुकानी होगी। उदाहरण के लिए, ये ओशन वर्ल्ड के जीव और ब्लड ईगल क्लैन के जीव मेरे प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण हैं। मुझे डर है कि समझने की प्रक्रिया के दौरान वे मुझ पर हमला करके मुझे मार डालेंगे। क्या आप उन सभी को मारने में मेरी मदद करेंगे और मैं पत्थर की शिला पर लिखे रहस्य को समझने में आपकी मदद करूंगा। आर्यन के बोलते ही उसका इरादा किसी से उधार लिए गए चाकू से हत्या करने का हो गया। उसने अपने इरादों को छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई। हत्या तो हत्या ही होती है, शिष्टाचार क्यों अपनाएं? विशालकाय कबीले ने तुरंत व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। बिना कुछ किए कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूं कि तुम्हारी आज्ञा मान लूंगा? उस विशालकाय व्यक्ति की मुस्कान में हत्या करने की मंशा झलक रही थी। आर्यन ने बार बार हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी हत्या की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने गहन ज्ञान को हत्या में बदलने की बात कर रहा हूं। कैसा रहेगा? उदाहरण के लिए, आप इतने लंबे समय से इस पत्थर की शिला का अध्ययन कर रहे हैं और शायद आपको अभी तक कोई सुराग भी नहीं मिला है, लेकिन मैं एक नज़र में देख सकता हूं कि इस शिला पर लिखा पाठ असल में पाठ नहीं बल्कि चित्र हैं। पाठ नहीं बल्कि चित्र? विशालकाय कबीले की मुस्कान गायब हो गई। वह इन पत्थर की पट्टियों की उत्पत्ति को किसी और से बेहतर समझता था, क्योंकि विशालकाय कबीले ने इस जगह का पता महज 1-2 दिन पहले नहीं लगाया था। उन्होंने पहले कार्रवाई इसलिए नहीं की थी ताकि वे अन्य कबीलों की शक्ति का इस्तेमाल एक सीढ़ी के रूप में कर सकें। यह जेल की दुनिया बेहद खतरनाक है, जहां हर कदम पर जाल बिछे हैं और संकटों की परतें एक के बाद एक बंधी हुई हैं। इस दुनिया का पता लगाने के लिए वे पहले ही कम से कम 70 से 80 विशेषज्ञों को खो चुके थे। स्तर पर विशालकाय वंश में सभी वयस्क दैत्यों के पास स्वर्ग और पृथ्वी स्तर की साधना होती है, इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी स्तर के दैत्य मूल्यवान नहीं होते। हालांकि दैत्य थोड़े अनाड़ी होते हैं और वे स्वर्गीय मार्ग को समझने में असमर्थ होते हैं। कानून आसान नहीं है। दैत्य दुर्लभ हैं और एक साथ 70 से 80 दैत्यों को खोना दैत्य कबीले के लिए कोई छोटी कीमत नहीं है। तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? ब्लड ईगल क्लैन और ओशन वर्ल्ड के सभी जीवों ने भी अपनी निगाहें आर्यन की ओर मोड़ लीं। वे यहाँ काफी समय से खोजबीन कर रहे थे, फिर भी उन्हें एक भी सुराग नहीं मिला था। अगर यह आर्यन सचमुच उन्हें कोई सुराग दे पाता, आर्यन को थोड़ी देर और उछलकूद करने देने में कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा, मैं इन ब्लड ईगल कबीले या समुद्री जीवों के जीवन के बदले अपना ज्ञान दे दूंगा। एक जानकारी, एक जीवन। अन्यथा भले ही मैं इस पत्थर की शिला पर लिखी सारी बातें समझ लूं, आप मुझे पीट पीट कर मार डालें, मैं फिर भी आपको नहीं बताऊंगा। आर्यन ने एक धूर्त दृढ़ मुस्कान प्रकट की, एक ऐसी मुस्कान जिसने महासागर जगत के जीवों और रक्तचील कबीले को घृणा से अपने दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। लेकिन विशालकाय कबीले का विशेषज्ञ बहुत उत्सुक था। उसने इन दोनों कबीलों के लोगों को देखा और कहा, यहाँ समय व्यर्थ बर्बाद करने के बजाय क्यों न आप थोड़ा सा योगदान दें और बदले में कुछ सुराग प्राप्त करें। विशालकाय वंश शक्तिशाली और दबंग था, उनकी व्यक्तिगत शक्ति सबसे अधिक दुर्जेय थी। अन्यथा केवल 10 विशालकाय प्राणी अकेले ही ब्लड ईगल कबीले और ओशन वर्ल्ड के लोगों के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर सकते थे, जिसमें कोई भी पक्ष दूसरे पर आक्रमण न करे।
अचानक सागर देवता कबीले के विशेषज्ञ ने भूतिया और अप्रत्याशित तरीके से छुपकर हमला किया। उसका एक हाथ ब्लड ईगल कबीले के सदस्य के कंधे पर जा लगा। अचानक उसके हाथ ने बल लगाया। एक जोरदार आवाज के साथ ब्लड ईगल कबीले के सदस्य का कंधा टूट गया। तुमने मुझ पर घात लगाकर हमला किया। ब्लड ईगल कबीले का विशेषज्ञ गुस्से में दहाड़ा, लेकिन वह अपने कबीले के सदस्य की जान नहीं बचा सका। समुद्र देवता कुल के विशेषज्ञ ने अपनी हथेली झटक दी और रक्तचील कुल के सदस्य को आर्यन के सामने फेंक दिया। बिजली की एक चमक में रक्तचील कुल के सदस्य का चेतना सागर चकनाचूर होकर बिखर गया, मानो वह पूरी तरह से मृत हो गया हो। स्वर्गीय दाओ पुनर्जन्म हमेशा कारगर होता है। ब्लड ईगल क्लैन अभी भी हमारे ब्लड मार्शल क्लैन से निपटते समय शक्तिशाली, अभिमानी और आक्रामक था। किसने सोचा होगा कि हवा और पानी का रुख बदल जाएगा और इतने कम समय में ब्लड ईगल क्लैन दूसरों के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान का एक मोहरा बन जाएगा। आर्यन ने अपने पैरों के पास पड़े ब्लड ईगल क्लैन के शव को देखा और उसका हृदय तुरंत खुशी से भर गया। वह बेहद खुश था, लेकिन उस विशालकाय प्राणी ने ठंडी सांस ली। सिर्फ खुश मत रहो, मेरे लिए इस पत्थर की शिला पर लिखी बातों का ठीक से विश्लेषण करो। अगर हमें पता चला कि तुम बकवास कर रहे हो और जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहे हो तो सावधान रहना। उस विशालकाय व्यक्ति की आवाज बर्फीली थी, उसमें एक निवारक शक्ति भरी हुई थी। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि ये सभी लिखित आकृतियां घुमावदार, सर्पाकार वक्रों से बनी हैं? ये वक्र ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, ये ही स्वर्गीय मार्ग की क्रिया का मार्ग हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी ताबीज में रेखाएं होती हैं। आपको वास्तव में इन रेखाओं को समझना है, न कि इन आकृतियों की पूरी सामग्री को। आर्यन ने बोलना समाप्त किया। तीनों महान कुलों की निगाहें एक जगह आकर टिक गईं। उनकी सारी निगाहें इन्हीं पात्रों पर पड़ी। दरअसल इन वक्रों ने उनमें एक गहरे रहस्य का अस्पष्ट एहसास पैदा कर दिया। करीब से और अधिक सावधानी पूर्वक अवलोकन करने पर इन वक्रों के भीतर तलवारों और लपटों की अनथीन चमक, मार्शल आर्ट की चालें, मानो स्वर्ग के सभी मार्शल आर्ट इनमें समाहित हों। वाह वाह वाह! इस पत्थर की शिला में वाकई गहरा रहस्य छिपा है। इसकी हर एक रेखा किसी ड्रैगन और सांप के नृत्य की तरह है, और इसे ध्यानपूर्वक समझने से मेरे मार्शल दांव स्तर में बहुत सुधार हो सकता है। सुनहरे बालों वाला दैत्य खुशी से झूम उठा। पुनरुत्थान वेदी इतिहास की लंबी धारा में लुप्त हो चुकी वीर आत्माओं को पुनर्जीवित करती है, उन लोगों को जिन्होंने अपने वंश में योगदान दिया है। और मार्शल दाओ की उन्नति स्वयं की शक्ति की उन्नति है। लाभों के लिहाज से यह पुनरुत्थान वेदी प्राप्त करने से 1000 गुना बेहतर था। कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं इन स्ट्रोक्स को देखता हूं तो तलवारों और लपटों की अनथीन चमक और मार्शल आर्ट की चालें तो दिखाई देती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है जैसे धुंध में से फूलों को देख रहा हूं या दर्पण में चांद को निहार रहा हूं, अस्पष्ट और सारहीन। ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया हो, लेकिन ध्यान से सोचने पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। एक अन्य लाल बालों वाले विशालकाय व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बात की। सुनहरे बालों वाले दानव ने तुरंत अपने दिव्य विचार को प्रसारित किया और उसका ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया। वास्तव में उसे भी लाल बालों वाले दानव के समान ही अनुभूति हुई। हालांकि वह स्पष्ट रूप से इन मार्शल आर्ट की चालों को देख रहा था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ हो। बच्चे, मुझे बताओ, आखिर चल क्या रहा है? ब्लड ईगल कबीले का एक विशेषज्ञ की 7वीं परत ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। वह आक्रामक था,
उसकी इच्छा थी कि वह आर्यन की खाल उतार दे, उसकी हड्डियां निकाल ले और उसे जिंदा ही मार डाले। इसी बदमाश की वजह से उनके ब्लड ईगल कबीले ने लगातार 2 महान विशेषज्ञों को खो दिया था। उसकी हथेली गिरी, लेकिन उसने खाली हवा को ही छुआ। सुनहरे बालों वाले उस विशालकाय व्यक्ति ने एक चाल चली और थप्पड़ मारकर उसकी हथेली को एक तरफ हटा दिया। तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आर्यन को पकड़कर इस रहस्य पर अपना एकाधिकार जमाना चाहते हो? ब्लड ईगल कबीले, खुद को इतना बड़ा मत समझो। यह आर्यन हम तीनों का साझा खजाना है। तुम्हारे ब्लड ईगल कबीले के लिए इस पर एकाधिकार जमाना बिल्कुल नामुमकिन है। बिल्कुल सही। सुनहरे बालों वाले उस विशालकाय व्यक्ति की नजरों में आर्यन उनका खजाना था, लेकिन आर्यन के प्रति उनका रवैया अपने बेटे के प्रति उनके रवैये से भी कहीं बेहतर था। क्योंकि यदि आर्यन असंतुष्ट होता और पत्थर की शिला में छिपे रहस्यों का विश्लेषण नहीं करता, तो वे तुरंत अटक जाते और सब कुछ शून्य से शुरू हो जाता। एक वाक्य, अगर आप ब्लड ईगल क्लैन के किसी सदस्य या समुद्री जीव को मारते हैं, तो मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा। आर्यन का रवैया बेहद दृढ़ था। वह विभिन्न कुलों के बीच घृणा उत्पन्न करने में लगा हुआ था, जिससे वे आपस में कलह में उलझे रहें। उदाहरण के लिए, वर्तमान घटना को उसने अपने मन में पूरी तरह से दर्ज कर लिया था, और जैसे ही वह यहाँ से जाएगा, वह इसे एक स्पष्ट अभिलेख में बदल देगा और सबको बता देगा। उन्हें विश्वास नहीं था कि ब्लड ईगल कबीला अपना क्रोध शांत कर पाएगा। अंततः दोनों कबीले आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे की शक्ति को नष्ट कर देंगे। अमर जगत की मानव जाति को ही इसका लाभ मिलेगा। जासूसी जासूसी फूट डालना। आर्यन लगातार अपनी पहचान को याद रखता था और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत था। आर्यन के शब्दों ने महासागर जगत के जीवों और रक्तचील कबीले के विशेषज्ञों को घृणा से दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। वे चाहते थे कि वे आर्यन को 1000 टुकड़ों में काट दें और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दें। लेकिन आर्यन की आंखें इन दोनों गुटों को देखते समय बिल्कुल निर्मल और न्यायपूर्ण थीं। उनमें न तो अश्लीलता का कोई संकेत था और न ही कायरता का। अच्छा, विशालकाय वंश कगार पर पहुंच चुका था। उसके पास आर्यन के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक व्यक्ति को मारना भी हत्या ही थी और 10 लोगों को मारना भी हत्या ही थी। इसके अलावा पत्थर की शिला पर लिखे गहरे रहस्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों को मारना क्या बड़ी बात थी। आकाश और पृथ्वी विशाल हैं, अंधकार की भरमार है। दुष्ट प्रेत विलाप करते हैं, यम जीवन वापस ले लेते हैं। इस बार ब्लड ईगल कबीले ने सबसे पहले कदम उठाया। वैसे भी लोगों को देरसवेर मरना ही था और अपने साथी दाववादी का मरना स्वयं के मरने से बेहतर था। एक महासागरीय दुनिया विशेषज्ञ अचानक से पकड़ा गया। उसका शरीर भूमिगत से निकले सर्प जैसे जीवों के धागों में उलझ गया। ओशन वर्ल्ड के विशेषज्ञ ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया है, वह हिल नहीं पा रहा है। ब्लड ईगल क्लैन के हमलावर को घूरते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। घिनौने खलनायक, क्या तुम में निष्पक्ष लड़ाई लड़ने का साहस है? इस तरह हमला करने से हम तुम्हारे ब्लड ईगल कबीले को नीचा समझेंगे। समुद्री जीव बुरी तरह छटपटा रहा था। लहरों की परतें उस पर टूट रही थीं। अजगर और सांप जैसी आकृतियां ढीली पड़ने लगीं और बिखरने लगीं। इसके तुरंत बाद ब्लड ईगल क्लैन के विशेषज्ञ ने एक प्रेत जैसी पारदर्शी चादर निकाली और उसे समुद्री जीव के सिर पर डाल दिया। युद्ध की शुरुआत से ही दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपनी अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया। यह बात उस पारदर्शी आवरण के लिए विशेष रूप से सच थी, यहाँ तक कि विशालकाय कबीले की आंखों में भी सतर्कता और भय की झलक दिखाई दी। शून्य आवरण। यह शून्य को ढक लेता है, स्वर्ग और पृथ्वी को सील कर देता है।
और दिव्य आत्मा को कैद कर लेता है। जायंट क्लैन के विशेषज्ञ ने मन ही मन बुदबुदाया। वह पहले ब्लड ईगल क्लैन और ओशन वर्ल्ड के विशेषज्ञों को कमतर समझता था, लेकिन यह दृश्य देखकर वह कांप उठा। अगर वह उस शून्य आवरण से ढका होता तो उसके शरीर में विद्यमान दिव्य आत्मा पल भर में ही नष्ट हो जाती। फिर अगर उसके भौतिक शरीर पर हमला होता तो वह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। आह आह आह, मेरी आयु भस्म हो रही है, शाश्वत अभिशाप, स्वर्गिक दानव का विघटन। मैं रक्त ईगल कबीले के लोगों से मृत्यु तक लड़ूंगा। महासागर जगत के विशेषज्ञ का स्वभाव उग्र था और उन्होंने आपसी विनाश को चुना। उन्होंने अपने आंतरिक कोर को आग लगा दी, जिससे वह तुरंत विघटित हो गए। वह युद्ध के एक ऊंचे देवता में परिवर्तित हो गए और तुरंत शून्य आवरण के बंधन को तोड़ते हुए बाहर निकल गए। वॉइड श्राउड शक्तिशाली होने के बावजूद सीमित गुणवत्ता का था। इतनी अपार शक्ति के उथल पुथल के बावजूद यह पल भर में चकनाचूर हो गया और अपना प्रभाव खो बैठा। आपस में उलझे हुए अजगर और सांप भी पल भर में ढह गए। ब्लड ईगल कबीले के विशेषज्ञ के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई, एक जोरदार धमाका हुआ और वे एक मशरूम के बादल में बदल गए जो धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठने लगा। दोनों पक्ष बुरी तरह घायल हो गए, कुछ भी नहीं बचा। उनकी मृत्यु के कारण उत्पन्न ऊर्जा के झटके समुद्र की लहरों की तरह उमड़ते रहे, जो लगातार आगे बढ़ते रहे। अन्य लोग विस्फोट की चपेट में आ गए और उन्हें अलग अलग स्तर की चोटें आईं। बच्चे, तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। दो विशेषज्ञ एक साथ मर गए। अगर अब तुम्हारी भी मौत हो जाए तो इतने सारे गुरुओं के साथ दफन होने पर तुम्हें संतुष्टि महसूस करनी चाहिए। सुनहरे बालों वाले उस विशालकाय व्यक्ति ने आर्यन को काफी अमित्र भाव से देखा। उसे इस्तेमाल किए जाने का एहसास हुआ। उसे असंतोष और अपने समुदाय के लिए दुख का अनुभव हुआ। इस बार ब्लड ईगल कबीले के साथी ने पहले हमला किया था, जिससे आपसी विनाश हुआ। अगर उसने ही यह कदम उठाया होता तो आत्मविस्फोट में मरने वाला शायद वही होता। आर्यन ने भी संकोच नहीं किया। खुशी से झूमते हुए ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच इस तरीके से अपना गुस्सा निकालना चाहता है। ये रेखाएं, आपको इनका एक एक करके वर्णन और अभ्यास करना होगा। आप रातों रात इनका पूरा सार नहीं समझ सकते। इसके अलावा इनमें ताबीज की तकनीकों को शामिल करना सबसे अच्छा है। उदाहरण के लिए, पहली पत्थर की पट्टिका पर पहले अक्षर की पहली रेखा मैं इसे आपके देखने के लिए शून्य में बनाऊंगा। आर्यन ने एक उंगली बढ़ाई और उसमें थोड़ी सी सूक्ष्म सच्ची ऊर्जा का संचार हो गया। स्ट्रोक का वर्णन करते हुए, शून्य में एक छाप छोड़ते हुए। एक ऐसा पात्र जो अजगर या सांप की तरह चलता था, पीछे रह गया। शून्य में लहरें उठीं और एक शुद्ध सफेद हिमखंड बहकर बाहर आ गया। यह बर्फ का टुकड़ा शुद्ध, सुंदर और मनमोहक था। इस सफेद बर्फ के टुकड़े की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए और कोई विशेषण ही नहीं थे। ओरिजिन ऊर्जा हिमखंड। इसे इच्छा अनुसार ग्रहण करके शक्ति बढ़ाई जा सकती है और वास्तविक युआन की पुनःपूर्ति की जा सकती है। यह शून्य से उत्पन्न होता है और इसमें कोई अशुद्धियां नहीं होती। निगलने के बाद यह तुरंत शुद्ध हो जाता है। यह किसी भी औषधीय गोली से अधिक शुद्ध है। इसमें कोई अवशेष नहीं बचता। इससे भी अधिक मूल्यवान बात यह है कि यह नसों और अस्थि मज्जा को शुद्ध कर सकता है और छिपे हुए घावों को ठीक कर सकता है। यह विशेष रूप से संप्रदाय के गुरु स्तर से नीचे के प्राणियों के लिए लाभकारी है। आर्यन ने अपनी उंगली हिलाई। बर्फ का टुकड़ा सुनहरे बालों वाले उस विशालकाय व्यक्ति के हाथ में आकर गिरा।
सुनहरे बालों वाले उस विशालकाय व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और बर्फ के टुकड़े को तराशने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई बहती हुई धारा उसके शरीर में उमड़ रही हो। सुनहरे बालों वाले उस विशालकाय व्यक्ति का दिल बुरी तरह हिल गया था और उसने बेतहाशा खुशी का भाव दिखाया। मैं समझ गया, मैं समझ गया। ये 9 पत्थर की पट्टियां असल में रून्स के लिए विरासत की पत्थर की पट्टियां हैं। मार्शल आर्ट, कृपाण और तलवारें सब भ्रम हैं, केवल रूस ही वास्तविक हैं। इनका मूल्य अतुलनीय है और ये हमारे विशालकाय कबीले की होनी चाहिए। आर्यन का पहला ताबीज बनने के बाद से ही 9 पत्थर की पट्टियां एक एक करके ढीली पड़ने लगीं। अब वे पहले की तरह शाश्वत और अचल रूप से खड़ी नहीं थीं। उस सुनहरे बालों वाले विशालकाय व्यक्ति ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी 9 पत्थर की शिलाओं को उखाड़ फेंका। उसने इस अवसर पर एकाधिकार करने की तैयारी कर ली। अल्सेस, तुम्हारे विशालकाय कबीले की महत्वाकांक्षाएं वाकई बहुत बड़ी हैं। क्या हमने इस अवसर को बराबर बांटने पर सहमति नहीं जताई थी? तुम अपने वादे से क्यों मुकर रहे हो? समुद्र देव जाति के विशेषज्ञ भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह विशालकाय कबीला हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा था। उनके समुद्री जगत के जीवों ने इस अवसर को हासिल करने के लिए अमूल्य योगदान दिया था और भारी कीमत चुकाई थी। अब यह विशालकाय कबीला बिना किसी लाभ को साझा किए सब कुछ हथियाना चाहता था। यह सरासर अन्याय था। तीनों जातियों के विशेषज्ञ तुरंत आपस में लड़ने लगे। इस बीच आर्यन एक तरफ अचंभित खड़ा रहा, न तो वह बच रहा था और न ही पीछे हट रहा था, क्योंकि उसके मन में अचानक 9 पत्थर की पट्टियों की छायाएं प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक महल की पत्थर की पट्टियों की ऊंचाई से हजारों गुना अधिक थी। ये ही असली पत्थर की पट्टियां थीं। इनके भीतर कलाकृतियों की आत्माएं विद्यमान थीं। बाहर की पत्थर की पट्टियां तो महज बेकार पात्र थीं, महत्वहीन। तीनों महान जातियों के अराजक अराजक युद्ध छिड़ गया। पल भर में आकाश काला हो गया और धरती धुंधली पड़ गई। उनकी ऊर्जा के झटकों से पूरा महल हिल उठा। उस क्षण उनकी नजरों में केवल पत्थर की शिलाएं ही बची थीं। आर्यन और बाकी सब उनके लिए महत्वहीन हो गए थे। चलो तुरंत यहां से निकलें। ये लोग पागल हो गए हैं। यह लड़ाई हर हाल में लड़नी है। जब असली विजेता का फैसला होगा तो मुझे डर है कि बहुत से लोग मारे जा चुके होंगे। आर्यन ने झट से राधा को खींच लिया। राधा अब भी अनिच्छा से उन पत्थर की शिलाओं को देख रही थी। वे 9 पत्थर की पट्टियां सचमुच बहुत कीमती थीं। शून्य से ओरिजिन ऊर्जा स्नोफ्लेक्स उत्पन्न करने की मात्र एक विशेषता ही अनगिनत लोगों को उनकी ओर आकर्षित करने और उनके लिए दीवाना बनाने के लिए पर्याप्त होगी। आर्यन ने एक संदेश भेजा, इसकी चिंता मत करो। मैंने पत्थर की शिलाओं पर बने सभी पैटर्न याद कर लिए हैं। लौटने के बाद मैं उन्हें याद करके लिख लूंगा। पत्थर की शिलाओं पर कब्जा करना अब कोई मायने नहीं रखता। आर्यन ने एक छोटा सा झूठ बोला। यहाँ तक कि सगे भाइयों को भी हिसाब किताब स्पष्ट रूप से निपटाना पड़ता है, तो फिर उसकी और राधा की बात ही क्या है। ऐसा नहीं था कि आर्यन को राधा पर भरोसा नहीं था, बल्कि इतिहास में राधा एक ऐसी शख्सियत थी जो बेहद दृढ़ थी और मानव जाति की भलाई को प्राथमिकता देती थी। क्या होगा यदि वह एक बार मरने के लिए इतना मूर्ख था और उसका व्यक्तित्व पहले जैसा ही रहा और वह आर्यन से वंश के हित में सब कुछ देने की मांग करता रहा? क्या आर्यन सचमुच अपने मन में 9 पत्थर की पट्टियां चढ़ाने का योगदान देगा? आर्यन कोई ऐसा मूर्ख नहीं था। यद्यपि वह स्वयं भी मानव जाति का हिस्सा था और पराक्रमी जातियों से घृणा करता था, फिर भी उसने अपने जीवन और हितों को सर्वोपरि रखा। उसके लिए कबीले का हित और अमर जगत का उल्लंघन न होना ही दूसरे स्थान पर था।
आर्यन के विचार कुछ हद तक स्वार्थी थे, लेकिन तुलनात्मक रूप से वे सबसे अधिक यथार्थवादी थे। किसी व्यक्ति के जीवित रहते ही वंश, गौरव और गरिमा का अस्तित्व हो सकता है। यदि आप धर्म के लिए अपना प्राण बलिदान कर देते हैं और अंत में मर जाते हैं, तो धर्म और सम्मान का क्या लाभ? आर्यन, मैंने आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। इस बार बिना किसी सुरक्षा कवच के मैं देखूंगा कि तुम और कहां जा सकते हो। अचानक एक विजयी और अभिमानी आवाज गूंज उठी। आर्यन के सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह व्यक्ति ब्लड ईगल क्लैन का पीक यिनयान क्षेत्र का विशेषज्ञ श्याम था। इस भूमिगत गुफा के रास्ते दांतों की तरह एक दूसरे को काटते और आपस में गुंथे हुए थे। यहाँ आकस्मिक मुलाकातों की पूरी संभावना थी। श्याम आर्यन और राधा के सामने प्रकट हुए। उनके शरीर के भीतर विशाल रक्त शक्ति की लहरें उमड़ रही थीं और स्पंदित हो रही थीं, जो सभी दिशाओं में फैल रही थीं। श्याम एक सच्चा प्रतिभाशाली और कुशल व्यक्ति था। यहाँ तक कि एक साधारण संप्रदाय प्रमुख स्तर का विशेषज्ञ भी उसे आसानी से पराजित नहीं कर सकता था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, आर्यन और राधा तुरंत पीछे हट गए। उन्हें दबाव महसूस हुआ। श्याम की आभा के प्रभाव में उन दोनों की ताकत कम हो गई और वे अपनी पूरी शक्ति का 30 से 50% भी नहीं लगा पा रहे थे। हाँ, आर्यन, तुम तुच्छ नन्हे रेंगने वाले जीव, तुम नन्ही चींटी, आखिरकार तुम मेरे हाथों में आ ही गए। अब अगर तुम आज्ञाकारी होकर घुटने टेककर अपनी मृत्यु स्वीकार कर लो और मुझे तुम्हें कठपुतली में बदलने दो, तो शायद तुम्हें कम पीड़ा सहनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा रक्तचील वंश प्रतिभा को महत्व देता है और हृदय से दयालु है। अन्यथा अगर मुझे तुम्हें स्वयं मारना पड़ा, तो मैं तुम्हारी आत्मा को एक दीपक की लौ पर जला दूंगा, जहां अनंतकाल तक तुम्हारे पलटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। जैसे ही श्याम ने बोलना शुरू किया, उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने आर्यन को पूरी तरह से घेर लिया हो। और यही वास्तविकता थी। पीक यिनयान क्षेत्र का विशेषज्ञ कितना महान होता था। किसी भी दुनिया में वह एक स्थानीय वर्चस्वशाली व्यक्ति, एक वास्तविक दिग्गज होता। वे पहले से ही एक ऐसी दुनिया की रीढ़ की हड्डी का हिस्सा थे, जिनके पास पूजनीय और अथाह दर्जा था। श्याम को देखकर आर्यन ने मन ही मन आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंत में उसे हराने के लिए कुछ तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने पड़ेंगे। श्याम, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे घेर लिया है? आर्यन ने श्याम को गंभीरता से नहीं लिया। उसके शरीर की सतह पर स्थानिक आभा की लहरें पहले ही हिलने डुलने लगी थीं। श्याम ने अचानक भौहें सिकोड़ी। उन्हें आभास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। यह आर्यन धूर्तता से भरा हुआ था और सामान्य तर्क का पालन नहीं करता था। क्या वह यहाँ फिर से कोई चाल चलने की योजना बना रहा है? अब हम सिर्फ 3 ही बचे हैं और उनमें से एक तुम्हारा ही कुलवासी है। अगर तुम अपनी राक्षसी गोली भी निकाल लो तो भी मुझे डर नहीं, क्योंकि ऐसी चीज मुझे मार ही नहीं सकती। जैसे ही श्याम ने बोलना शुरू किया, उसने आर्यन की मानसिक इच्छा शक्ति को दबाना शुरू कर दिया। उसे उम्मीद थी कि इस तरीके से वह आर्यन को प्रतिरोध छोड़ने और अपना गुलाम बनने के लिए मजबूर कर सकेगा। आर्यन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था और इसी वजह से उसके मन में प्रतिभाओं को भर्ती करने की इच्छा जागृत हो गई थी। यदि भविष्य में उसे उचित मार्गदर्शन मिले तो वह निश्चित रूप से उसका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बनेगा। लेकिन आर्यन ने श्याम की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। स्थानिक उतार चढ़ाव लगातार लहरों की तरह फैल रहे थे। आर्यन की आकृति धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी, मानो वह शून्य से पूरी तरह गायब होने वाला हो। शून्य को जमा दो, एक कदम भी हिलने में असमर्थ। श्याम ने विधिपूर्वक एक चांदी का मनका बलिदान किया। इस मनके ने अंतरिक्ष को ठोस बना दिया,
जिससे आर्यन की विधियों का पूर्ण प्रतिकार सिद्ध हुआ। राधा की आंखों की गहराई में एक ठंडी चमक कौंधी। अंतरिक्ष स्थिरीकरण मन का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसा जादुई खजाना होगा। आर्यन, इस अंतरिक्ष स्थिरीकरण मनके का सार अंतरिक्ष का एक अंश है। यदि तुम इसे परिष्कृत कर सको तो अंतरिक्ष में तुम्हारी उपलब्धियां तुरंत एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगी। संकट संकट, यह खतरा भी है और एक अवसर भी। तुम इसे पकड़ पाओगे या नहीं, यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है। राधा ने आर्यन को पूरी तरह से एक कनिष्ठ के रूप में देखना और उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया था। राधा समझ गया था कि पुनर्जन्म के लिए शरीर धारण करके और यिन और यांग के नियमों का उल्लंघन करके उसे देरस्वीर स्वर्ग और पृथ्वी के दंड का सामना करना पड़ेगा। यदि वह इसे सहन करने में विफल रहा तो वह तुरंत नष्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि आत्मा का अपवाह और प्राण का विक्षेपण भी होगा और उसे पुनर्जीवन का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए वह आर्यन को यथासंभव स्वयं ही मजबूत बनाना चाहता था, ताकि उसे मानव जाति का स्तंभ बनने के लिए अधिक अभ्यास मिल सके। एक संरक्षक के रूप में वह अपने जीवन के अंत में अमर जगत के मनुष्यों के लिए प्रकाशमान होगा और ऊष्मा का संचार करेगा, अपने जीवन की अंतिम चमक बिखेरते हुए। आर्यन ने अंतरिक्ष स्थिरीकरण मनके के सार को समझा और वास्तव में इसे तुरंत तोड़ने का एक तरीका खोज लिया। शून्य में लगातार लहरें और तरंगें उठती रहती थीं। स्पेस स्टेबिलाइजिंग बीड भी लगातार कांप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण क्षेत्र को नियंत्रित करने में अपना लाभ खो सकता है। स्थान की शक्ति अंततः सीमित है, समय की शक्ति ही वास्तविक है। आर्यन ने स्थानिक शक्ति से सीधे टकराव का विकल्प नहीं चुना, इसके बजाय उसने लापरवाही से तलवार से वार किया। यह वार आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हल्की सी लकीर मात्र थी, जो विशेष रूप से भयंकर या तेज नहीं थी। लेकिन ठीक ऐसा ही एक वार स्पेस स्टेबिलाइजिंग बीड पर पड़ा, जिससे शाम को समय के बीतने का एक स्पष्ट एहसास हुआ। अंतरिक्ष स्थिरीकरण मनके के भीतर निहित शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई और लुप्त हो गई। आर्यन के हाथ में हथेली के आकार का एक स्थानिक टुकड़ा आ गिरा। यह स्थानिक टुकड़ा अत्यंत मजबूत था, अमर जगत के अंतरिक्ष से कम 100 गुना अधिक स्थिर। हे समय के दिव्य दाव! आर्यन, मैंने तुम्हें कम आंका। तुम्हारी प्रतिभा सचमुच अद्भुत है, मुझे भी ईर्ष्या हो रही है। अपने अंतरिक्ष स्थिरीकरण मनके को निष्क्रिय होते देख श्याम ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। इसके बजाय आर्यन को देखते हुए उसकी आंखें मानो किसी अनमोल खजाने को देख रही हों। जैसे जैसे आर्यन की ताकत और प्रतिभा बढ़ती गई, श्याम की उससे अपेक्षाएं और भी मजबूत होती गईं। वह आर्यन को केवल अपना गुलाम या कठपुतली बनाने की योजना नहीं बना रहा था, वह उसे एक बाह्य अवतार में बदलने की तैयारी कर रहा था। जी हाँ, एक बाह्य अवतार। सामान्यतः किसी बाह्य अवतार को परिष्कृत करने के लिए आत्मा को काटना और इच्छा शक्ति को अलग करना आवश्यक होता है, जिससे मूल शरीर पर बहुत अधिक भार पड़ता है। इसके अलावा इसके लिए आवश्यक संसाधन और ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जो किसी कठपुतली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कहीं अधिक है। इसलिए सामान्य विशेषज्ञ किसी बाह्य अवतार को परिष्कृत करने पर विचार करते समय बहुत सतर्क और विचारशील रहते हैं। लेकिन श्याम अलग था। जब उसने आर्यन को देखा तो उसे लगा जैसे उसे एक विशाल अवसर मिल गया हो। वह आर्यन की यादों को हड़प लेना चाहता था और आर्यन के पास जो कुछ भी था उसे अपना बनाना चाहता था। केवल स्वर्ग और पृथ्वी के क्षेत्र में रहते हुए भी वह पहले से ही कई प्रकार के स्वर्गीय सिद्धांतों को समझ सकता था। यदि उसे ऐसी प्रतिभा और योग्यता प्राप्त होती तो वह निश्चित रूप से आकाश में उड़ान भरता और उसके बाद से पूरी दुनिया में अजेय हो जाता।
आत्मा अधिकार, इच्छा शक्ति का दमन करो। श्याम ने जरा भी संकोच नहीं किया, उसने तुरंत कार्रवाई की। उनकी भौहों के बीच एक चमक दिखाई दी और उनकी पूरी इच्छा शक्ति और आत्मा आर्यन के मन में समा गई। आत्मा के विकास के कई अलग अलग स्तर होते हैं। दो प्रमुख लोकों के अंतर के साथ श्याम को आर्यन की आत्मा को जीतने में पूर्ण लाभ था। जब आर्यन ने श्याम को अपने चेतना सागर में प्रवेश करते हुए महसूस किया तो उसे डर नहीं लगा। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। स्वर्ग का एक रास्ता है जिसे तुम नहीं अपनाओगे, फिर भी तुम नरक में घुस जाओगे जबकि वहां कोई द्वार ही नहीं है। आत्मा की शक्ति में मुझसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आर्यन का चेतना सागर अविश्वसनीय रूप से विशाल था, व्यावहारिक रूप से अपने आप में एक छोटी दुनिया थी। इसके भीतर आर्यन की आत्मा सिंहासन पर विराजमान, साहसी और प्रभावशाली, थके हुए शत्रु की प्रतीक्षा में आराम से बैठी थी। आर्यन ने आत्मा के सच्चे शास्त्र का अध्ययन किया और दिन रात उसका अभ्यास करके उसे परिष्कृत किया। केवल मात्रा के हिसाब से ही वह एक साधारण 5वें या 6ठे स्तर के संप्रदाय के गुरु के बराबर था। जहां तक गुणों की बात है, उनकी आत्मिक शुद्धि की बराबरी कुछ ही लोग कर सकते थे। उन्होंने अनगिनत अग्नि परीक्षाएं झेली थीं और क्रिस्टल ध्यान का अभ्यास किया था, जिससे लगभग सभी अशुद्धियां दूर हो गई थीं। जैसे ही श्याम आर्यन के चेतना सागर में प्रवेश किया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें आत्मा युद्ध का अनुभव नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि आर्यन का चेतना सागर उनके अपने सागर से लगभग 100 गुना अधिक विशाल था। इसके विपरीत आर्यन का चेतना सागर बुजुर्ग जगरथ महल की तरह था, रहस्यमय और विशालकाय। जबकि श्याम का चेतना का सागर एक छोटी सी फूस की झोपड़ी जैसा था। यह अंतर स्पष्ट था। क्या चल रहा है? श्याम सतर्क हो गया और आर्यन की ओर देखने लगा। आर्यन ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अपने गृह क्षेत्र में शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं थी। नरक की आग, यिन आत्मा को शुद्ध करो। आर्यन ने मंत्र का जाप किया। उनकी चेतना का सागर पल भर में एक जीवित नरक में परिवर्तित हो गया। भयंकर लपटें उठती और उमड़ती रहीं, उनका भयावह नीला रंग दृष्टि को भर रहा था। श्याम की आत्मा तुरंत झुलस गई। यह दर्द शारीरिक चोट से 100 गुना अधिक तीव्र था। यह वास्तव में एक ऐसा दर्द था जो आत्मा तक पहुंचता था, अमिट और असहनीय। उसकी आंखें भी कसकर बंद हो गईं और उसकी सांसें बहुत कमजोर हो गईं। आर्यन, तुम्हारी भयानक मौत होगी। अगर हिम्मत है तो मेरी आत्मा को बाहर निकालो और हम आमने सामने द्वंद्व युद्ध करेंगे। श्याम चाहे कितना भी धीमा क्यों न हो, वह समझ गया था कि वह आर्यन के जाल में फंस गया है। यह जगह पूरी तरह से उसका कब्रिस्तान, उसकी कब्र थी। यह उसे हमेशा के लिए शाप देगी और अनंत काल तक उसके लिए पुनर्जन्म असंभव बना देगी। तुम्हें जाने दूं? क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? क्या तुम पहले बहुत घमंडी नहीं थे? मुझे कठपुतली, अपना गुलाम बनाना चाहते थे। तुम मुझे ऊंचे स्थान से ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई चींटी हूं। अब कैसा लग रहा है? एक चींटी भी अगर काफी ताकतवर हो तो हाथी को काट काट कर मार सकती है। आर्यन को श्याम के लिए कोई सहानुभूति या दया नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वह श्याम के हाथों में पड़ जाता तो अंतिम परिणाम शायद और भी अधिक दुखद होता। आर्यन, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाल में फंसने से मेरे पास विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं है? मुझे आत्मा से जुड़ी कुछ गुप्त तकनीकें भी आती हैं। चाहे मेरी आत्मा को चोट ही क्यों न पहुंचे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। श्याम ने मंत्र का जाप करते हुए अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी।
और सच में उसके हाथ में एक प्रकाश चमक उठा और एक बड़ा काला तलवार जैसा औजार प्रकट हो गया। उस कुल्हाड़ी पर काले बाघ का चिन्ह अंकित था। इस विशाल कुल्हाड़ी का सोल पर घातक प्रभाव पड़ा। कुल्हाड़ी नीचे गिरी और तेज हवाएं जोर से चलने लगीं। नरक की आग दो हिस्सों में बंट गई और रास्ता बना दिया। श्याम का मानना था कि आर्यन के चेतना सागर को किसी खजाने द्वारा रूपांतरित किया गया था। उनका मानना था कि यह आर्यन की अपनी शक्ति नहीं थी। जैसे ही वह आर्यन के निकट पहुंचकर उसकी आत्मा को नष्ट कर देता या उसमें विलीन हो जाता, चेतना का सागर स्वतः ही विलीन हो जाता। तब वह खजाना उसके हाथों में आ गिरता और उसे भी एक शक्तिशाली चेतना का सागर प्राप्त हो जाता। वाह, आप तो वाकई कुशल हैं। तलवार जैसा औजार को संघनित करने का यह मंत्र संभवतः पाताल लोक से आया है। आर्यन ने काली तलवार जैसा औजार पर सरसरी नजर डाली। यह पाताल लोक की सबसे बुनियादी साधना तकनीक थी, आत्मा का साकार रूप धारण करना। बेशक एक बार जब यह तकनीक नश्वर जगत में फैल गई तो यह अत्यधिक मांग वाली बन गई, एक ऐसी विधि जिसे प्राप्त करने का कई लोग सपना देखते थे। बच्चे, इतना घमंड मत करो। एक बार जब मैं तुम्हें मार गिराऊंगा और तुम्हारी आत्मा को उड़ाकर बिखेर दूंगा तो तुम अनंतकाल तक कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाओगे। श्याम की तलवार जैसा औजार शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ी। ऐसा लग रहा था मानो वह आर्यन के सिर पर गिरने ही वाली हो। आर्यन ने अपनी उंगली को हल्के से थपथपाया। तलवार जैसा औजार धुंधली होकर आत्मा की शक्ति के अंशों में परिवर्तित हो गई और उसकी चेतना के सागर में विलीन हो गई। आपकी आत्मा को साकार करने की विधि प्रामाणिक नहीं है। सच्ची आत्मा को साकार करने की विधि में इच्छा शक्ति को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसके बाद निरंतर अवलोकन और ध्यान के माध्यम से एक हथियार को संघनित किया जाता है। आर्यन श्याम द्वारा संक्षिप्त किए गए उस कुल्हाड़ी से काफी असंतुष्ट था, जो किसी गुरु द्वारा एक अयोग्य शिष्य को उपदेश देने जैसा लग रहा था। श्याम पूरी तरह से अवाक रह गया। आर्यन खुद से भी ज्यादा दबंग कैसे लग रहा था। आत्मा का साकार रूप धारण करना एक ऐसी विधि है जो मैंने अपने संप्रदाय के प्राचीन ग्रंथों से सीखी है। यह निःसंदेह एक उच्च कोटि की आत्मा की गुप्त तकनीक है, इसमें कोई खामी हो ही नहीं सकती। श्याम आर्यन पर गरजे। आर्यन ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। आह, तुम सचमुच कुएं के मेंढक की तरह हो, अपरिहार्य का सामना करने से पहले हार मानने को तैयार नहीं। तुम्हें आत्मा के गुप्त रहस्यों या आत्मा के साकार होने के बारे में क्या पता है? आर्यन ने अपना हाथ लहराया। उसके हाथ में एक विशाल काली तलवार प्रकट हुई। उसके ऊपर एक काले बाघ की आकृति उभरी, जिसकी दहाड़ से आकाश और पृथ्वी कांप उठे। गर्जन। उस गर्जना से आकाश कांप उठा और श्याम लगभग अपनी आत्मा को बिखेरने और बिखरने की स्थिति में आ गया। उसकी इच्छा शक्ति लगभग नष्ट हो गई। वही गुप्त तकनीक, वही काली तलवार। फिर भी जब आर्यन और श्याम ने इनका इस्तेमाल किया तो वे दो बिल्कुल अलग अलग गुप्त तकनीकों की तरह प्रतीत हुईं। आर्यन की तलवार में रूप और आत्मा दोनों समाहित थे, जो हत्या के इरादे से ओतप्रोत थी, जबकि श्याम द्वारा अभी अभी बनाई गई तलवार जैसा औजार महज एक दिखावा थी। आप इसे किसी भी तरह से देखें, यह किसी बच्चे के खेल के खिलौने जैसी लगती थी। श्याम का दिल चकनाचूर हो गया। उसकी मान्यताएं और धारणाएं पूरी तरह से उलट गईं। उसके संप्रदाय की विरासत में मिली गुप्त तकनीक नकली या कोई साधारण घटिया चीज कैसे हो सकती है? आर्यन को इस समय श्याम के आंतरिक विचारों की कोई परवाह नहीं थी। लोहा जब गर्म हो तब चोट करो। युद्ध में एक बार जब आपको बढ़त मिल जाए तो आपको छड़ी से सांप पर वार करना चाहिए और प्रतिद्वंद्वी को मार डालना चाहिए। उन्हें फालतू की बातों के लिए कोई समय नहीं देना चाहिए। उस समय पश्चिम की यात्रा में
सुधर्म को पकड़ने वाले उन राक्षसों को बंदर राजा ने कैसे मारा था? क्या ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था और उन्होंने सुधर्म को भाप में पकाना है या उबालना है, इस पर बहस करने में समय बर्बाद किया? और फिर बंदर राजा ने अतिरिक्त सेना बुला ली, उनके द्वार पर धावा बोल दिया और उन सभी का सफाया कर दिया। आर्यन की आंखों में अराजक प्रकाश अराजकता के रंग में संघनित होकर अचानक गिर पड़ा। एक धमाके के साथ प्रकाश फट गया। श्याम की आत्मा उसमें समा गई, वह बेहोश हो गया और फिर आर्यन ने उसे तुरंत 4 घूर्णन वाले आत्मा द्रव की 360 बूंदों में परिवर्तित कर दिया। एक पीढ़ी के नायक, पीक यिनयान क्षेत्र के विशेषज्ञ श्याम का इस प्रकार निधन हो गया। असल में उनकी मृत्यु इतनी दयनीय नहीं होती, कम से कम उन्हें संघर्ष करने का कुछ अवसर तो मिलता। लेकिन अपने लालच के कारण वह आर्यन को पाना चाहता था और परिणामस्वरूप वह आर्यन के चेतना सागर में प्रवेश कर गया, जहां आर्यन की असीम शक्ति ने उसे कुचलकर मार डाला। 4 बार घूमने वाले आत्मा के तरल की 360 बूंदें निश्चित रूप से एक चौंका देने वाली किस्मत थी। यदि वह पाताल लोक में चला गया तो शायद यह किसी संप्रदाय के गुरु स्तर के विशेषज्ञ को कार्रवाई करने और उसकी रक्षा करने के लिए राजी करने के लिए पर्याप्त होगा। श्याम के शव का भी काफी महत्व था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा प्रकट हुई और उनका भौतिक शरीर 3 दिनों तक जीवित रहा। आर्यन ने अपनी आत्मा को पत्थर के लटकन में समाहित कर लिया। यह किसी भी तरह से अधिकार प्राप्त करने के लिए एक उत्कृष्ट कवच था। इसमें साधना और क्षेत्र दोनों थे और यह जीवन शक्ति और जोश से भरपूर था। दुर्लभ और अनमोल। क्या श्याम को तुमने यूं ही मार डाला? लेकिन वो इसके लायक ही था। तुम मानव लोक के भूत दूत हो और आत्मा विधियों में तुम्हारी महारत है। उसके जैसे साधारण साधक के लिए आत्मा विधियों में तुमसे मुकाबला करने की कोशिश करना सचमुच एक बूढ़े आदमी के खुद को फांसी लगाने जैसा है। वह जरूर जीने से थक गया होगा। श्याम को इस तरह गिरते देख राधा बार बार चौंक रही थी, लेकिन जल्द ही उसने अपना आंतरिक धैर्य वापस पा लिया। ऐसा परिणाम अपेक्षित और तर्कसंगत था। दरअसल आपकी शक्ति के स्तर के आधार पर आपको यिनयान क्षेत्र के विशेषज्ञों के समूह में शामिल होने का अधिकार होना चाहिए। बस आपकी साधना का स्तर बहुत कम है। अगर आप अपनी शक्ति नहीं दिखाएंगे तो दूसरे हमेशा आपको कम आंकेंगे। इसलिए अगर आप मानव जाति में लौट भी जाते हैं तो आप केवल स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के सदस्यों में से एक ही होंगे। राधा ने आर्यन को कुछ प्रशंसा और कुछ अफसोस भरी निगाहों से देखा। आर्यन ने आंखें चौड़ी करते हुए हैरानी से कहा, मेरे पास इस समय अपार संसाधन हैं, यहाँ तक कि संत लोक में अभी अभी प्रवेश करने वाले कई विशेषज्ञ भी मेरी तरह समृद्ध नहीं हैं। चूंकि मुझे संसाधनों की आवश्यकता नहीं है तो उनके समूह में शामिल होने का क्या लाभ? राधा ने अपना सिर हिलाया और आर्यन से कहा, तुम नहीं समझते। एक दायरा संसाधनों, सूचनाओं और अधिकार का प्रतीक है। किसी व्यक्ति की उपलब्धियां कितनी महान हैं, यह केवल उसकी शक्ति से ही निर्धारित नहीं होता, बल्कि उसके परिवेश, दायरों और प्रभाव से भी निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वर्ग और पृथ्वी लोक के किसी प्राणी का शिकार करना चाहते हैं तो आपको या तो स्वयं ही करना होगा या किसी हत्यारे को किराए पर लेना होगा। लेकिन अगर आप एक दायरे में होते तो केवल एक शब्द से स्वर्ग और पृथ्वी लोक के कई विशेषज्ञ आपके लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते, उस प्राणी को मारने के लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार होते जिसने आपको नाराज किया था। या एक और उदाहरण के लिए, यदि आपको कुछ जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है तो धन खर्च करने से वह जानकारी मिलना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप या यहाँ तक कि यिनयान क्षेत्र के किसी समूह में शामिल होते हैं तो एक सामान्य प्रश्न से ही उत्तर मिल सकता है। अमर जगत में स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र केवल आधार स्तर है।
उन्हें हमेशा सबसे अंत में पता चलता है। और यिनयांग क्षेत्र मध्य स्तर हैं और उन्हें आप लोगों की तुलना में बहुत पहले जानकारी मिल जाती है। राधा ने धारा प्रवाह बोलते हुए आर्यन को संबंधों का महत्व समझाना शुरू किया। इस ब्रह्मांड में सूचना, संसाधन और सहज नसें ही धन हैं। और इन चीजों का महत्व आम लोग समझ ही नहीं पाते। राधा एक शिक्षक के समान थे। उन्होंने मृत्यु का सामना किया, यह जाने बिना कि कब स्वर्गिक आपदा आएगी और एक प्रचंड धमाके के साथ उन्हें मार डालेगी। राधा को ऐसा लग रहा था जैसे वह मरणासन्न हो, इसलिए उसके पास रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इस प्रकार उसने आर्यन को वह सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया जो वह सोच सकता था और सिखा सकता था। आर्यन ने भी ध्यान से सुना और उसके असली अर्थ पर विचार किया। हालांकि वह राधा की कही हर बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, फिर भी उससे सीखने लायक कई बातें थीं। ब्लड गॉड पीक का पतन निश्चित रूप से ब्लड ईगल कबीले में हलचल मचा देगा। आखिर ब्लड गॉड पीक एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसमें पृथ्वी भेदन क्षमता प्राप्त करने की क्षमता थी। किसी भी कबीले में पृथ्वी भेदन क्षमता का विशेषज्ञ कबीले का स्तंभ होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी की दुष्ट ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करके दुनिया की उत्पत्ति को संघनित कर सकता है। पृथ्वी भेदन क्षमता के जितने अधिक विशेषज्ञ होंगे, दुनिया की उत्पत्ति उतनी ही अधिक स्थिर होगी। राधा ने एक बार फिर आश्चर्यजनक शब्द कहे। उन्होंने स्वर्ग और मनुष्य के बीच के संबंध को उजागर किया। आर्यन ने इसके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था और न ही कभी इसका सामना किया था। क्या तुम्हें इतनी बुनियादी बात भी नहीं पता? जब राधा ने आर्यन की जिज्ञासु निगाह देखी तो वह तुरंत समझ गया कि आर्यन को पता नहीं था कि उसने अभी क्या कहा है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उनके युग में यह एक सामान्य ज्ञान था जो 9 साल के बच्चे भी जानते थे। मुझे खेद है, मेरे पास कोई स्कूल नहीं है विरासत। हालांकि मैं नाम मात्र के लिए गुप्तचक्षु संप्रदाय का शिष्य हूँ, लेकिन मैंने गुप्तचक्षु संप्रदाय में कुल मिलाकर केवल कुछ ही दिन बिताए हैं। मैं एक जंगली पृष्ठभूमि से आता हूँ और अब भी वैसा ही है। आर्यन ने समझाया कि उसे सामान्य ज्ञान क्यों नहीं पता था। तभी अचानक राधा को एहसास हुआ, तो बस अब मैं आपको साधना मार्ग के मुख्य बिंदुओं और आवश्यक बातों के बारे में संक्षेप में बताता हूँ। पहला स्तर हौतियान क्षेत्र है। गर्भ में 10 महीने रहने के बाद एक जीव का जन्म होता है। इस समय जीव समझना शुरू ही कर रहा होता है, अज्ञानी और भोला होता है और उसे अपने शरीर को मजबूत करने और आत्मा को सघन बनाने की आवश्यकता होती है। हौतियान के 9 स्तरों को धीरे धीरे चढ़कर अंततः ज्ञानोदय प्राप्त होता है और सहज अवस्था में प्रवेश मिलता है। हौतियान क्षेत्र में ध्यान देने योग्य बात यह है कि मार्शल आर्ट लड़ाई के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए है। मजबूत मांसपेशियां और हड्डियां, आंतरिक अंगों में पंच तत्वों का संचार, तभी सहज अवस्था में आगे बढ़ने की अधिक आशा होती है। अन्यथा यदि कोई अंधाधुंध वीरता का पीछा करता है और भयंकर युद्ध लड़ता है जिससे शरीर की अत्यधिक क्षमता का उपभोग होता है और प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है, तो सहज अवस्था की तो बात ही छोड़िए, यह भी अज्ञात है कि कोई 100 वर्ष से अधिक जीवित रह पाएगा या नहीं। राधा ने उपहास किया। उन्होंने न केवल सामान्य ज्ञान बल्कि अपने स्वयं के साधना अनुभव और अंतर्दृष्टि को भी समझाया। हौतियान क्षेत्र में कई लोग अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करते हैं, मार्शल आर्ट सीखते हैं और मृत्यु के कगार पर पहुंचकर सफलता की संभावना तलाशते हैं। ऐसे लोगों में से जो वास्तव में सफलता प्राप्त कर पाते हैं वे अत्यंत अल्प हैं। अधिकांश लोग मृत्यु के कगार पर ही मर जाते हैं। आर्यन ने बार बार सिर हिलाया। यह उसके मन में हुआशिया लोक से आए गुरु के विचारों से मेल खाता था।
सच्चे मार्शल आर्ट के महापुरुष सभी स्वतंत्र विचारों वाले सन्यासियों के समान थे, जो स्वास्थ्य के लिए ऊर्जा का संचय करते थे, और उनमें से बहुत कम ही ऐसे थे जिन्होंने साहसपूर्वक संघर्ष का सामना किया। इसका कारण यह था कि वे गहराई से समझते थे कि केवल दीर्घायु होकर ही व्यक्ति गौरव प्राप्त कर सकता है। योगीराज, बोधिधर्म और छठे कुलपति जैसे व्यक्तित्व भी इसी प्रकार के थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य पूज्य ने प्रथम अवस्था में मुझे हजारों बुनियादी मार्शल आर्ट प्रदान किए। ये बुनियादी मार्शल आर्ट मेरे लिए नहीं, बल्कि अमर लोक में मानव जाति के वंशजों के लिए होने चाहिए।